मेरा नाम दिव्या ओझा है। मैंने यूपी पीसीएस 2017 की परीक्षा में 9th रैंक हासिल की है। यह मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीटीओ की पोस्ट प्राप्त की थी। आज मैं अपनी स्ट्रेटजी दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर विस्तार से बताऊंगी कि कैसे मैंने नौकरी करते हुए ये सफलता हासिल की है। यूपी पीसीएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, जो 2019 में परीक्षा दे रहे हैं और जो 2020 में परीक्षा देंगे। जो 2019 में परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप घटना चक्र की जितनी भी मैगज़ीन्स हैं उसको अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर लीजिए, बार बार उसको रिवाइज़ करिए। आपके पास समय कम है इसलिए उसको उसी पे ही फोकस करिए। और एक हफ्ते पहले एक करंट अफेयर्स घटना चक्र की आती है, उसको रिवाइज़ करिए, उसको पढ़िए और उससे जो भी फैक्ट्स हैं उसको कलेक्ट करिए। दिसंबर के पहले आप कम से कम 3 बार घटना चक्र को रिवाइज़ कर लीजिए। पहले अटेम्प्ट में आप सिर्फ वही क्वेश्चंस देखिए जो आपको आते हों, अगर जो नहीं आ रहे हैं उस पर आप सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को रिवाइज़ करिए जो आपने सर्कल किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षावाड़ी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट और जनसंख्या, इन दोनों के अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज़ करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। जब एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आपको करंट अफेयर्स, घटना चक्र की करंट अफेयर्स पढ़नी है, साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों के प्री और मेंस के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ कर लेना है, देख लेना है। जिनको सीसैट में समस्या है वो मैथ के पोर्शन में ना ध्यान देकर बाकी पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सीसैट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में सबसे पहले आप वही सारे क्वेश्चंस देखिए और ओएमआर में फिल करिए जो आपको 100% श्योर हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद आप 50-50 जो आपको डाउट हो रहा है उस पर एक सर्कल लगाइए और लास्ट में जब आप एक बार रिवाइज देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। अगर 100 के अबव आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आप उसी पे ही रुक जाइए। अगर 100 के अबव नहीं अटेम्प्ट हुए हैं तो 50-50% वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसको आप फिर से देखते हुए जो समझ में आया उसको आप ओएमआर में फिल करिए। एटलीस्ट 100 to 105 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। एलिमिनेशन की टेक्निक ज़रूर अपनाएं। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर देखें। कभी कभी हिंदी का अनुवाद टफ होता है तो उसमें आप इंग्लिश को रेफ़र करिए, और इंग्लिश में कभी कभी कुछ चीज़ें में डाउट है तो आप हिंदी को रेफ़र करिए। जो लोग 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले एनसीईआरटी से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा को रेफ़र करें, स्पेक्ट्रम की बुक रेफ़र करें, मॉडर्न इंडिया की। साथ ही साथ 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी को ज़रूर देखें। ज्योग्राफी के लिए आप 6 to 12th एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की बुक से अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ना ज़रूरी है। साथ ही साथ डोनाल्ड की पीपीटी भी अवश्य देखें। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को आप रेफ़र करिए और जितने भी फैक्ट्स क्वेश्चंस हैं उसको अंडरलाइन करिए, एनालिसिस करिए और रटने पे फोकस ना करके समझते हुए पढ़ाई करिए। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक रेफ़र कर सकते हैं। यूपी बजट, यूपी स्पेशल परीक्षावाड़ी से आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ जनसंख्या को भी अवश्य देख के जाएं। न्यूज़पेपर में डेली आप द हिंदू या फिर दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हैं और सोर्सेज को कम रखें, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। बार बार एक ही सोर्स को पढ़ाई करिए और उसी को ही बार बार रिवाइज़ करिए। जो भी एग्ज़ाम एक साल में यूपी पीसीएस ने ऑर्गेनाइज़ कराया हो उसके क्वेश्चंस, उसके पेपर्स को ज़रूर देख कर जाएँ। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप घटना चक्र की जितने भी समसामयिक घटना चक्र की पुनरावलोकन उसको बार बार रिवाइज़ करिए और उसी से ही जो मैंने स्ट्रेटजी पहले बताई है उसी पे ही आप फॉलो करिए। जब आपका फाउंडेशन तैयार हो जाए तो घटना चक्र के सारे पार्ट्स अच्छे से लगाएं। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बाद अब हम फोकस करते हैं मेंस की स्ट्रेटजी पे। मेंस में एक हिंदी का पेपर होता है, दूसरा निबंध का होता है, 4 जीएस के कंपलसरी पेपर्स होते हैं और एक ऑप्शनल पेपर होता है। पहले पेपर एसए के लिए मैंने कहीं से कोई भी बुक नहीं रेफ़र की है, सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़पेपर पे रिलाई रही हूँ। दूसरा पेपर हिंदी के लिए, हिंदी के पेपर के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक रेफ़र की थी।
साथ ही साथ कुछ लोग हरदेव बिहारी की भी बुक रेफ़र करते हैं, तो आप अपने सुविधा के अनुसार आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के दूसरे पार्ट में मैं जीएस की पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगी। चूँकि मेरा ऑप्शनल सोशल वर्क था, तो अभी वो रहा नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपके ऑप्शनल्स हो उसको आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर बात की जाए कि कौन सा ऑप्शनल बेस्ट रहेगा, तो मैं कहना चाहूँगी हिंदी लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी और सोशलॉजी में आप कोई भी रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो और जिसमें आप बेहतर कर सके, आप उसी ऑप्शनल को रखिए। मेरे हिसाब से या फिर किसी भी टॉपर के हिसाब से आप ऑप्शनल डिसाइड मत करिए। अब रही बात टाइम मैनेजमेंट की, इस पूरी परीक्षा में सबसे ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट करना और एक अच्छी सी प्लानिंग बनाना। चूँकि मैं नौकरी में थी, तो मेरे लिए टाइम परचेज़ करना पड़ता था। मैं 10 to 5 जब ऑफ़िस के बाद और ऑफ़िस के पहले मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती थी और एक घंटे के हिसाब से मैं हर एक सेगमेंट्स को बार बार पढ़ती थी। और जो लोग नौकरी में नहीं है, वो अपने पूरे ही शेड्यूल को, पूरे ही टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। 2-2 घंटे के हिसाब से आप हर एक पेपर को बार बार पढ़िए और साथ ही साथ एक टाइम फ्रेम बना लीजिए कि 2 घंटे मुझे GS1 करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिर न्यूज़पेपर 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ऑप्शनल करना है। इस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कोचिंग करिए। आप हार्ड वर्क के थ्रू, स्मार्ट वर्क के थ्रू ये गोल हासिल कर सकते हैं और किसी भी कोचिंग में जाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए विज़न IAS, इनसाइट IAS या कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको एक टाइम मैनेजमेंट बता देता है और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको सिलेबस कंप्लीट करा देता है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, वो लोग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, वो दैनिक जागरण, जनसत्ता, इन दोनों पेपर में से कोई भी पेपर आप रेफ़र कर सकते हैं। इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। इस टॉपिक्स में जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, उसको डेली टू डेली एक अपना साइड में नोट्स रखिए और उस हिसाब से आप उसमें ऐड करते जाइए। आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी स्पीड बनाती है, आपको कैसे उस टाइम में प्रेजेंट करना है वो बता देती है। तो आंसर राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ पुराने क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइए। जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे GS हो, इन सभी को अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपने नोट्स में इंक्लूड करिए, ताकि वहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। अब मेंस की बात आते हैं साक्षात्कार में। साक्षात्कार नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। अगर आपको साक्षात्कार के दौरान 10 में से 10 भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और एक आप कॉन्फिडेंस और अपना पेशेंस बनाए रखे हैं, पोलाइट हैं, तो आपको ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। चूँकि मैं जॉब में थी, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझसे मेरे जॉब से रिलेटेड पूछे गए थे। अगर आप जॉब में नहीं है, तो आपसे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स और आपके हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। चूँकि मैं जॉब में थी, इसलिए मुझसे मैक्सिमम क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड पूछे गए थे। साथ ही साथ कुछ इनोवेशन क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, महिलाओं की समस्या से रिलेटेड पूछे गए थे। इसके अलावा अगर जो लोग जॉब में नहीं हैं, जैसे मैं पहले जॉब में नहीं थी, तो मुझसे मेरे हॉबी से रिलेटेड, मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितने भी आपके एरियाज़ हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, GS है, करंट अफेयर्स है, ग्रेजुएशन है, साथ ही साथ हॉबी है, जो महिलाएं हैं उनसे, महिलाओं से रिलेटेड, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को नोट कर लीजिए, एक डायरी बनाइए। उसमें आप डेली टू डेली आप एक तरीके से उसको प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ आप पूछिए कि आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उनके साथ आप इंटरेक्ट करिए, उनसे कहिए कि आपका वो मॉक इंटरव्यू ले, और एक ऐसा मॉक देना चाहिए जो कि आप बिना तैयारी के दिए हों, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अगर आप बिना तैयारी के जाते हैं और उसमें आप अपना मॉक इंटरव्यू देते हैं,
तो उस कंडीशन में आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और उसको अगर आप हैंडल करना सीख जाते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू फर्स्ट मॉक इंटरव्यू जो बिना पढ़े दिए है, अगर वो ख़राब भी होता है तो आप उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपने बिना पढ़े हुए उसको दिया था। इसलिए आप अगर यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन वहाँ पर आप ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए अपना धैर्य, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। चूँकि मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये गलती की थी कि मैंने हिंदी के पेपर को एकदम ही इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे सीटीओ की पोस्ट मिली थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने हिंदी के पेपर पे भी फोकस किया और मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स ज़रूर फेच हुए होंगे। तो आप इससे सीख सकते हैं कि हिंदी का पेपर कितना ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आप नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि सफलता अवश्य मिलेगी। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का यूज़ करिए। आप ऑनलाइन मटेरियल्स सोर्सेज को पढ़िए, रेफ़र करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम, एवरनोट, इन सब पे अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि टहलते हुए, कहीं जाते हुए आप उसको रिवाइज़ कर सकें। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हिलने देना है। लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हाई डिटर्मिनेशन आपको उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। मन में हो प्रबल इच्छा, चाहे कैसी भी हो परीक्षा, हो ही जाता है व्यक्ति सफल, चाहे रास्ते हो कितने विरल। है करता घंटों इंतज़ार हंस भी अपने शिकार का, चाहे हो ही जाए घंटे दो चार बेकार का। मन का साहस विश्वास को न टूटने देता है, करना घंटों बेकार ना खटता है। मन में हो प्रबल इच्छा, चाहे कैसी भी हो परीक्षा, हो ही जाता है व्यक्ति सफल, चाहे रास्ते हो कितने विरल। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मददगार साबित हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नॉलेज ट्रैक।